जय श्री श्याम everyone. This is your educator साक्षी दुआ welcomes you to class 12 grooming education. तो आज बेटा मैं कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए ऐसा चैप्टर लेकर आई हूँ जिस पे आप हार्डली 1 आवर अपना डिवोट करेंगे इस चैप्टर के दोनों पार्ट्स देखने में, जो कि अभी तो आप देख रहे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 नेक्स्ट डे हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा. ये एक ऐसा चैप्टर है कि कम टाइम डिवोट करके आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो. प्लस ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके जो भी टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी आपने सुने हुए होंगे एंड वी नो दैट जिन टॉपिक से हम ऑलरेडी अवेयर होते हैं तो उनको हम अच्छे से जल्द ही उसे दोबारा से अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं और लर्न भी कर लेते हैं. तो ये चैप्टर अगर देखा जाए तो इजी चैप्टर है आप लोगों के लिए और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग भी रहने वाला है. तो ये जो चैप्टर है वो है बेटा इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो इसका मैं लेकर आई हूं बेटा पार्ट 1. ठीक है, आज के लिए पार्ट 1, नेक्स्ट डे हमारे चैनल पर पार्ट 2 भी इसका अपलोड हो जाएगा. तो मेरी वीडियो देखने के बाद जल्दी आप इसको लर्न भी कर लेना ताकि आपका ये चैप्टर आपके कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाए. ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं बेटा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर बात करूं तो बेटा फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कोई भी एक फंक्शन आपसे डिटेल में पूछ लिया जाता है. मेनली अगर मैं बात करूं तो वेस्ट एसिमिलेशन वाला, ये वाला फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद बेटा शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से. ग्लोबल वार्मिंग का एंड ओजोन डिप्लीशन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट बेटा राइज इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंटल impacts. कैरिंग कैपेसिटी का क्वेश्चन आ जाता है, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट. ठीक है, नेक्स्ट डाइकोटोमी ऑफ द थ्रेट टू इंडियाज एनवायरमेंट. ठीक है, तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे. ठीक है, और पार्ट 2 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पार्ट 2 वो रहेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है एंड व्हाट आर द स्ट्रेटजीज टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट्स स्ट्रेटजीज. ये तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है. 99% आप ये लगा के चलो ये वाला क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो यहां पर बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर. बिफोर स्टार्टिंग अवर चैप्टर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर विद द फर्स्ट टॉपिक जो कि है मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट. अब इन्वायरमेंट क्या होता है? देखिए, इन्वायरमेंट का मतलब होता है टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? जो विरासत में हमें जो चीज मिलती है. ये जो अर्थ है इसके ऊपर जो भी चीजें हैं जो हमें अर्थ के साथ मिला है वो क्या है? वो विरासत में मिली हैं चीजें, उसे बोलते हैं बेटा इनहेरिटेंस. सो टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस यानी कि वो सारी चीजें, वो सारी टोटल चीजें जो हमारे को हमारे प्लैनेट से मिली हैं. प्लैनेट मतलब अर्थ है ना, जहां पे हम रिजाइड कर रहे हैं. सो जो भी चीजें हैं जो हमें हमारी प्लैनेट से मिली हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट. ठीक है, जो भी रिसोर्सेज हैं, है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, राइट. तो जो भी टोटलिटी ऑफ रिसोर्सेज है और टोटलिटी ऑफ प्लैनेटरी इनहेरिटेंस है,
कि प्लैनेट से हमें क्या इनहेरिटेंस में मिला है, वो सब क्या कहलाता है, वो सब कहलाता है हमारा इन्वायरमेंट। नेक्स्ट इन्वायरमेंट है बेटा बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ईच अदर। बायोटिक मतलब क्या होता है, वो वाले फैक्टर्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब those who can talk, those who can breathe, those who can walk, like me, like you, right? Animals, human beings, ये सब कौन है बेटा, प्लांट्स, ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब होते हैं बायोटिक। एबायोटिक होते हैं बेटा वो वाले फैक्टर्स जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जो ब्रीथ नहीं करते, जो बोल नहीं सकते, जो वॉक नहीं कर सकते। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स। If I talk about oxygen, oxygen is a non-living organism. Air, sun, sunlight you can talk about, right? तो ये क्या है, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं। तो इन्वायरमेंट में आपको दोनों चीजें दिखती हैं, बायोटिक भी और एबायोटिक भी, और दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। जैसे आप देख सकते हो अगर एयर नहीं होगी तो हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, ब्रीथ नहीं कर पाएंगे तो वी कैन नॉट सर्वाइव, राइट? जो हमारा सर्वाइवल है दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द एबायोटिक फैक्टर्स, राइट? तो ये जो एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। It refers to the total planetary inheritance and totality of all resources. Next, it includes all the biotic and abiotic factors that influence each other. Next बेटा, अब हम बात करेंगे functions of environment की। अब functions of environment में क्या है देखते हैं, मतलब functions of environment मतलब role of environment या importance of environment। बेटा फंक्शंस यही हैं कि इन्वायरमेंट ने हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, इट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज। आप देखते हो रिसोर्सेज चाहे रिन्यूएबल हो या नॉन रिन्यूएबल हो, वो रिसोर्सेज कहाँ से मिले हैं हमें, इन्वायरमेंट से मिले, राइट? रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, एयर, वाटर, ये क्या है, ये रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं लाइक पेट्रोल, डीजल, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट बेटा, एसिमिलेट्स वेस्ट, वेस्ट को एब्जॉर्व करता है इन्वायरमेंट। आपने देखा होगा कभी बारिश आती है तो कीचड़ होता है, तो कीचड़ यूं ही पड़ा नहीं रहता, क्या होता है 2-3 दिन तक आप देखते हो वो सूख जाता है ना? तो इन्वायरमेंट क्या करता है, इन्वायरमेंट वेस्ट को एब्जॉर्व करता है। हम प्रोडक्शन करते हैं, हम कंजम्पशन करते हैं, उससे क्या जनरेट होता है, उससे वेस्ट जनरेट होता है। अब जो वेस्ट जनरेट होता है वो इन्वायरमेंट क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इन्वायरमेंट के पास अपनी एसिमिलेशन कैपेसिटी है, एसिमिलेशन कैपेसिटी है, मतलब इन्वायरमेंट की बेटा एक अपने पास उसकी पावर है कि वो एसिमिलेट कर लेता है वेस्ट को, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन कुछ लिमिट तक, जितनी उसकी कैपेसिटी है उतनी, ठीक है। नेक्स्ट, सस्टेन्स लाइफ। लाइफ अगर हम सरवाइव कर पा रहे हैं अपनी लाइफ, तो वो किसकी वजह से, वो हम इन्वायरमेंट की वजह से सरवाइव कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो भी इंग्रेडिएंट्स है, जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें चाहिए अपने आप को सरवाइव रखने के लिए, तो वो हमें कहां से मिलता है, वो हमें मिलता है इन्वायरमेंट से। लाइक इफ आई टॉक अबाउट सनलाइट, एयर, वाटर, राइट, एक्सेट्रा। तो ये जो भी चीजें हैं बेटा जो हमें लाइफ के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ये हमें कहां से मिल रही है, इन्वायरमेंट से। सो इन्वायरमेंट हमारी लाइफ को सस्टेन कर रहा है। नेक्स्ट बेटा, प्रोवाइड एस्थेटिकल सर्विसेज। एस्थेटिकल सर्विसेज क्या होता है, सीनरिक ब्यूटी। देखिए इन्वायरमेंट की अपनी एक ब्यूटी है ना? इन्वायरमेंट के पास आप अगर देखें ग्रीनरी कितनी अच्छी है, माउंटेन्स हैं, हिली एरियाज में हम जाते हैं, हमारा मन कितना खुश हो जाता है ना, वहां पर जाके हमारा मन खुश होता है और हम हैप्पी फील करते हैं, तो वी एंजॉय अवर लाइफ, है ना? तो ये एक तरह की सर्विसेज हैं जो इन्वायरमेंट दे रहा है। रेनी सीजन कितना अच्छा लगता है हम लोगों को, जब रेन आती है तो कितना प्यारा लगता है मौसम, कितनी हैप्पीनेस होती है, रेनबो दिखती है, कितना अच्छा लगता है ना?
और अगर विंटर्स में बात करें तो धूप आती है तो कितना अच्छा लगता है, सनलाइट उस टाइम पे कितनी अच्छी लगती है, राइट। तो इन्वायरमेंट हमें ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिससे हमारा मन क्या रहता है, खुश रहता है। तो दिस इज व्हाट इन्वायरमेंट प्रोवाइड एस्थेटिकल सर्विसेज। तो आइए एक बार रिकॉल करते हैं बेटा फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट है। सबसे पहले इट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज, इट एसिमिलेट्स वेस्ट, थर्ड इट सस्टेन्स लाइफ, फोर्थ इट प्रोवाइड्स एस्थेटिकल सर्विसेज। नेक्स्ट बेटा अब हम देखेंगे कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। अब ये कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है? कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि इन्वायरमेंट अपने सारे फंक्शंस को अच्छे से कर पा रहा है। कब तक कर पाएगा, लेकिन उसकी भी तो एक कैपेसिटी है ना, इन्वायरमेंट की भी एक लिमिट है कि कब तक वो अपने जितने भी फंक्शंस है उनको अच्छे से कर पाएगा। देखिए बेटा हमारी भी अपनी एक कैपेसिटी होती है काम करने की, राइट। तो हम स्मूथली तब तक काम करते रहते हैं जब तक हमारी हेल्थ ठीक होती है। जब हमारी तबीयत खराब होती है तो आपने देखा होगा कि हम लोग ठीक से काम नहीं कर पाते, फिर वो चाहे हमारी स्टडीज है या चाहे हमारे ऑफिस का काम होता है ना। तो बेटा हमारा फिट एंड फाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है काम को अच्छे से करने के लिए, है ना। हमारी भी एक कैपेसिटी है जो कि डिटोरिएट हो जाती है अगर हमारी तबीयत खराब होती है। इन द सेम वे इन्वायरमेंट की भी अपनी एक कैपेसिटी होती है। इन्वायरमेंट को जब हम लोग ठीक रखते हैं, जब तक हम लोग अच्छे से रखते हैं, तब तक वो अपने सारे फंक्शंस बहुत अच्छे से कर सकता है। लेकिन जहां पर हमने इन्वायरमेंट को खराब करना शुरू कर दिया बेटा, तो इन्वायरमेंट की भी तबीयत खराब हो जाएगी और इन्वायरमेंट भी ठीक से अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। देखिए अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लेट सपोज हम बेटा ट्रीज जो होते हैं, हम ट्रीज कट ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। हम कट ज्यादा कर रहे हैं ट्रीज, लेकिन ट्रीज को प्लांट कम कर रहे हैं, ठीक है। प्लांट कम कर रहे हैं तो क्या होगा, अल्टीमेटली ऑक्सीजन लेवल कम होने लग जाएगा इन्वायरमेंट में। ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम आने वाली है ना। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हम देखिए इन्वायरमेंट रिसोर्सेज सप्लाई कर रहा है, लेकिन हम इन्वायरमेंट से रिसोर्स एक्सट्रैक्ट ज्यादा कर रहे हैं। रिसोर्स एक्सट्रैक्ट मतलब रिसोर्सेज लेना इन्वायरमेंट से। आप इन्वायरमेंट से ज्यादा काम ले रहे हो, आप रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट ज्यादा कर रहे हो, आप रिसोर्सेज को रीजनरेट कम कर रहे हो, आप कम ट्रीज लगा रहे हो, लेकिन आप कट ज्यादा कर रहे हो, है ना। तो रीजनरेट आपने कम किया रिसोर्स को, लेकिन आपने रिसोर्स ज्यादा ले लिए इन्वायरमेंट से। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इन्वायरमेंट का बैलेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बेटा कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि इन्वायरमेंट की अपनी एक कैपेसिटी होती है, एक लिमिट होती है, जब तक वो अपने फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म करता रहेगा। तो वो अपने फंक्शंस अच्छे से तब तक परफॉर्म करेगा जब तक रिसोर्स रीजनरेशन तो ज्यादा रहेगा। लेट सपोज हम प्लांट तो ज्यादा ट्रीज कर रहे हैं लेकिन कट कम कर रहे हैं, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन कम कर रहे हैं, तब तक तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छे से अपने काम करता रहेगा। लेकिन जिस दिन हमने ऐसा कर दिया कि रिसोर्स एक्सट्रैक्शन ज्यादा हो गया, देन रिसोर्स रीजनरेशन, तो वहां पे इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी और इन्वायरमेंट अपने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। और यही हम बात करते हैं वेस्ट के चक्कर में। अब जो वेस्ट होता है, वेस्ट को जनरेट कर रहे हैं हम, तो वेस्ट जनरेशन अगर कम है बेटा, देन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट, जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है इन्वायरमेंट की, उससे तो क्या होगा, इन्वायरमेंट आराम से वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन अगर इसका उल्टा होना शुरू हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि वेस्ट जनरेशन तो हो गया है ज्यादा और एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हो गई है कम इन्वायरमेंट की, मतलब एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से ज्यादा वेस्ट जनरेट हो रहा है इन्वायरमेंट में, तो इन्वायरमेंट ठीक से वेस्ट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और वहां पे हर जगह पे आपको गार्बेज दिखने लगेगा और इन्वायरमेंट अपना कोई भी फंक्शन ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। एक क्वेश्चन भी आता है बेटा, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट व्हाट विल हैपन इफ द वेस्ट जनरेटेड will exceed the absorption capacity of environment। क्या होगा अगर वेस्ट जनरेशन तो क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है, देन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी और यू कैन से एसिमिलेशन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट। तो होगा ये कि एनवायरमेंट अपने कोई भी फंक्शंस को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा एंड अल्टीमेटली
हमें ही प्रॉब्लम आने वाली है जब इन्वायरमेंट अपने फंक्शंस को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो आइए इसका डिटेल में आंसर देखते हैं। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है? देखिए, कैरिंग कैपेसिटी का मतलब दो चीजों से है। एक तो ये कि जो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन है दैट शुड बी लेस देन द रिसोर्स रीजनरेशन, एंड दूसरा जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड रिमेन विद इन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट। जो वेस्ट जनरेट हो रहा है दैट शुड बी विद इन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट। इफ द अबव कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, मतलब अगर ऐसा हो जाता है कि रिसोर्स एक्सट्रैक्शन ज्यादा हो गया है रिसोर्स रीजनरेशन से, या वेस्ट ज्यादा जनरेट हो गया है देन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट से, देन environment fails to perform its vital function of life sustenance। so environment अपने functions को perform नहीं कर पाएगा और mainly life sustenance का जो function है उसे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, एंड इट विल लीड टू द सिचुएशन ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस, और एनवायरमेंटल क्राइसिस आ जाएगी। अब ये एनवायरमेंटल क्राइसिस का मतलब होता है बेटा कि एनवायरमेंट की तबीयत खराब हो जाना, कि एनवायरमेंट ठीक से अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो अगर आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटल क्राइसिस, आप यही बताने वाले हो कि जब एनवायरमेंट का बैलेंस बिगड़ जाता है और एनवायरमेंट अपने फंक्शंस ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता है, और एनवायरमेंट में ये देखा जाता है कि जो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन है वो ज्यादा हो रहा है रिसोर्स रीजनरेशन से, या जो वेस्ट जनरेशन है वो ज्यादा हो रहा है एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट से, तो अल्टीमेटली एनवायरमेंट फेल हो जाएगा अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने में, जिसे हम बोलते हैं एनवायरमेंटल क्राइसिस। सो आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे शॉर्ट नोट्स की। जैसे कि मैंने आपको बताया शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं आपको ग्लोबल वार्मिंग पे एंड ओजोन डिप्लीशन पे। तो अभी हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग की। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग, वार्म का मतलब क्या होता है? वार्म का मतलब होता है हॉट, गर्मी ज्यादा हो जाना, है ना। जैसे बेटा हम देखते हैं कि आजकल समर्स में इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है जो टॉलरेट ही नहीं कर सकते, मतलब टॉलरेट करना ही इतना मुश्किल हो जाता है, घर से बाहर निकलना धूप में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बट पहले तो ऐसा नहीं था, है ना। ये अब रिसेंटली देखा गया है ये सारी चीजें, है ना। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है बेटा इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होते जाना। वी नो दैट टेम्परेचर जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है ना। तो बेटा टेम्परेचर इंक्रीज होते जाना, कहाँ का? अर्थ का लोअर एटमॉस्फेयर का, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना, उसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग होता ही क्यों है? वो बेटा इसलिए होता है जब ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो इन्वायरमेंट में इंक्रीज हो जाती हैं। जब अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन्वायरमेंट में इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। कॉजेज क्या है ग्लोबल वार्मिंग के? कॉजेज है बेटा बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बर्न होना, डिफोरेस्टेशन, ये जो हम कट डाउन करते हैं ट्रीज को क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वी वांट लैंड जहां पर हम हाउसिंग फैसिलिटीज वगैरह जनरेट कर सके, जिसकी वजह से ट्रीज को बहुत ज्यादा कट किया जाता है। दिस इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। नेक्स्ट बेटा एनिमल वेस्ट में से मीथेन गैस रिलीज होती है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो आइए एक बार गो थ्रू करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स lower atmosphere due to increase in greenhouse gases. Causes: burning of coal and petroleum products, second deforestation, third release of methane gas from animal waste. Next बेटा, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ओजोन डिप्लीशन की। अब ये ओजोन डिप्लीशन क्या है? ओजोन डिप्लीशन को समझने के लिए हमें समझना होगा बेटा ओजोन लेयर के बारे में। देखिए, ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है कि हमारे ऊपर सन की डायरेक्ट अल्ट्रा वायलेट रेज ना पड़े। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन। ठीक है, ये है बेटा सन, ठीक है, ये है ओजोन लेयर, दिस इज द ओजोन लेयर। यहां पे रहते हैं हम, ठीक है। तो ये जो लेयर है ये सन और हमारे बीच में है, और ये लेयर क्योंकि ये बीच में ये लेयर है तो सनलाइट पहले इस लेयर पे होते हुए फिर हमारे पास आती है। तो डायरेक्ट हमारे ऊपर सनलाइट नहीं पड़ती, अगर डायरेक्ट पड़ती बेटा तो हम तो कब से क्या जल चुके होते। सो ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन। सन की जो इतनी तेज रेज है उससे हमें ये प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। लेकिन अब देखा क्या जा रहा है, देखिए
सबसे पहले तो ओजोन लेयर होती कहाँ पे है? ओजोन लेयर होती है बेटा स्ट्रेटोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर होता है सेकेंड लेयर ऑफ एटमोस्फियर। एटमोस्फेयर की सेकेंड लेयर में होती है ये, ठीक है। अब ओजोन लेयर क्योंकि हमें प्रोटेक्ट कर रही है, कहां से? ये प्रोटेक्ट कर रही है बेटा कि डायरेक्ट सनलाइट हमारे ऊपर ना पड़े, है ना। लेकिन अब क्या देखा जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली ये जो ओजोन लेयर है ये वहां से हटती चली जा रही है। जो अमाउंट ऑफ ओजोन है स्ट्रेटोस्फियर में वो कम होता चला जा रहा है, ठीक है। और ये काफी चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि अगर ये लेयर हट गई ना बेटा तो डायरेक्ट सनलाइट हमारे ऊपर पड़ेगी और हम तो जल जाएंगे, है ना। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें काफी ज्यादा स्किन इश्यूज वगैरह होने लगेंगे। तो ओजोन लेयर डिलीट क्यों हो रही है, ओजोन लेयर क्यों रिड्यूस हो रही है? वो इस वजह से हो रही है क्योंकि क्लोरीन एंड ब्रोमीन के जो कंपाउंड्स हैं वो काफी हाई लेवल्स में प्रेजेंट है हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो आइए देखते हैं ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन डिप्लीशन, reduction in the amount of ozone in the stratosphere. Ozone layer protects the earth from the ultraviolet rays of the sun, causes high levels of chlorine and bromine compounds. Next बेटा, अब हम बात करेंगे ओजोन लेयर के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं। देखिए, अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई या रिड्यूस हो गई तो स्किन कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, स्किन की डिसीज होनी बहुत ज्यादा शुरू हो जाती है। लोअर सा साइकोप्लैंक्टन which affects the aquatic organisms. साइकोप्लैंक्टन बेटा बहुत जरूरी होता है जिससे इक्वेटिक एनिमल्स यानी कि वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो पानी में रहते हैं वो सांस ले पाते हैं। अगर ये नहीं होगा ना तो उनको काफी नुकसान पहुंचेगा। तो ओजोन लेयर क्योंकि कम हो रही है तो जिसकी वजह से साइकोप्लैंक्टन भी प्रोड्यूस होना कम हो जाता है, जिसकी वजह से एक हार्मफुल इफेक्ट जाता है इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स पे, ठीक है। तो यहां तक बेटा आप इसको लर्न कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, राइज इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। देखिए, इन्वायरमेंट को हम ही तो खराब कर रहे हैं ना, हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही इन्वायरमेंट इम्बैलेंस होता है। हम बहुत बड़ा रीजन है बेटा अपने इन्वायरमेंट को खराब करने के लिए। आप खुद ही अपने आप को ऑब्जर्व करिए। बीइंग टीनेजर्स, आप छोटी सी एज के हो और क्या होता है, आपको कहीं पर भी जाना हो, छोटी सी साइड वाली जगह पे भी जाना हो, पास में ही है, 1-2 किलोमीटर की दूरी पे है, और आप क्या करते हो, आप बेटा स्कूटी उठाते हो, है ना, आप कार उठाते हो अपनी। तो क्या कर रहे हैं हम, इन्वायरमेंट के बारे में तो सोच ही नहीं रहे कि इन्वायरमेंट में पोल्यूशन क्रिएट होगा, राइट। तो जैसे हम नहीं सोच रहे हैं वैसे कोई भी सोच नहीं रहा है, कोई भी नहीं सोच रहा है, तो उससे क्या होता है बेटा, इन्वायरमेंट को डैमेज पहुंच रहा है, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इन्वायरमेंट ठीक से अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। पहले कुछ जनरेशंस पहले पानी बेटा एक फ्री गुड हुआ करता था, वाटर वाज अ फ्री गुड, उसके लिए हमें पैसे नहीं देने पड़ते थे। लेकिन जिस हिसाब से हम एनवायरनमेंट को यूज कर रहे हैं, पोल्यूशन की वजह से, पास्ट डेवलपमेंट्स की वजह से जो रिवर्स हैं वो ड्राई हो चुकी हैं, और अब वाटर क्या है, वाटर एक इकोनॉमिक गुड बन चुका है। मतलब वाटर के लिए भी हमें पैसे देने पड़ते हैं। आपने देखा होगा वाटर के बड़े बड़े बिल आते हैं हमारे घर पे, है ना। अच्छा, तो ये जो खर्चा हमें बिना मतलब का पड़ रहा है बेटा, ऊपर से हमारी हेल्थ और डिटोरिएट होती है, जिसकी वजह से हम डॉक्टर्स पे जाके इतना हैवी पैसा स्पेंड करते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए। हेल्थ एक्सपेंडिचर मतलब हमारा बढ़ गया है अगर देखा जाए तो, हेल्थ एक्सपेंडिचर। अब ये जो हेल्थ एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट डिटोरिएट करा है हमने। यही अगर हमने एनवायरनमेंट को ठीक से रखा होता ना, तो जो आज हम ये डॉक्टर्स के ऊपर खर्चा कर रहे हैं हेल्थ एक्सपेंडिचर फालतू का अपने डिसीज को ठीक करने के लिए, तो ये वाला खर्चा हम और अच्छी जगह पे पैसा स्पेंड कर सकते थे, यूज कर सकते थे, जिससे हम आगे अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते थे। और वो पैसा आज हम कहाँ लगा रहे हैं, हम डॉक्टर्स के पास जाकर अपनी डिसीज को ठीक कराने के लिए लगा रहे हैं। तो मतलब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ रही है बेटा हमें नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स की। ये जो हमारी वजह से इन्वायरमेंट इम्बैलेंस हो गया है और हमें डिसीज होने लग गई है, तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है इस चीज की। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि ये पैसा जो मैं हेल्थ एक्सपेंडिचर कर रही हूँ, ये मैं कहीं और अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने में लगा सकती थी, अपनी एडुकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन और ज्यादा अटेन करने में लगा सकती थी, जिसका मुझे काफी अच्छा बेनिफिट मिलता, राइट। और ये मैं कहाँ लगा रही हूँ, ये मैं डिसीज ठीक करने में लगा रही हूँ। तो ऐसे मेरा ही नहीं, क्या हो रहा है, कंट्री का पैसा भी खराब हो रहा है, उसकी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाई है। हम काफी ज्यादा अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च में,
ताकि हम नई कोई टेक्नोलॉजी ला सके जिससे हम इन्वायरमेंट को बचा सके। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज राइजिंग, हेल्थ के ऊपर जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो ओवरऑल जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है बेटा वो क्या हो रही है, नेगेटिव इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स की वजह से बढ़ रही है। जो ये इन्वायरमेंट हमारी वजह से नेगेटिव हो गया है, ठीक से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से बहुत सारा पैसा हमें उस इन्वायरमेंट को ठीक करने में लग रहा है, जो हम कहीं और लगा सकते थे, हम अपने ऊपर लगा सकते थे, काफी ग्रो कर सकते थे, और हम ग्रो नहीं कर पा रहे, हम इन्वायरमेंट को ठीक करने में इतना सारा पैसा स्पेंड कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। Past developments has polluted and dried up rivers, making water an economic good. Huge amounts on technology and research. Expenditure on health is rising. Next बेटा, अब हम बात करेंगे dichotomy of the threat to India's environment. Dichotomy मतलब होता है दो तरफा, और dichotomy का मतलब कहीं ना कहीं ये होता है जो सोचा नहीं था वो भी निकल आता है ना। तो यहां पर क्या देखा जा रहा है कि ये जो इंडिया का इन्वायरमेंट है वो बेटा खतरे में है। थ्रेट मतलब डर, खतरे में है। किसकी वजह से खतरे में है? दोनों लोगों की वजह से, पुअर पीपल की वजह से भी, यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल की वजह से भी, एंड रिच पीपल की वजह से भी। अब ऐसा कैसे? देखिए बेटा, पुअर पीपल जो हैं उनके पास पैसा नहीं होता, पैसा कमाने के लिए वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से ही कुछ रिसोर्सेज ले लेते हैं और उसको बेचना शुरू कर देते हैं। जैसे वुड काट ली बहुत सारे ट्रीज की और जाके बेच आए, है ना, हनी निकाल ली और वो जाकर बेच आए, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, इससे बेटा इन्वायरमेंट पे एक प्रेशर आ रहा है ना। इन्वायरमेंट पे बेटा एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं पुअर पीपल, है ना, क्योंकि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए जो उन्हें अर्निंग चाहिए वो भी वो कहाँ से ले रहे हैं, इन्वायरमेंट से ले पा रहे हैं। और जो रिच पीपल है इनकी डिमांड्स ही बहुत होती हैं, लग्जरीज भी इनको अपनी पूरी करनी है, तो इनकी डिमांड ज्यादा है। इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए इन्वायरमेंट के ऊपर प्रेशर आता है, क्योंकि जो रिसोर्सेज हमें चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, ताकि जो रिच पीपल की इंक्रीजिंग डिमांड्स हैं उनको फुलफिल किया जाए, तो वो रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं, वो रिसोर्सेज इन्वायरमेंट से आते हैं। तो इस तरीके से इन्वायरमेंट पे प्रेशर पड़ रहा है, पुअर पीपल की वजह से भी और रिच पीपल की वजह से भी, और इसी को ही बोलते हैं बेटा थ्रेट टू इंडियाज इन्वायरमेंट। ये जो पुअर पीपल की वजह से इन्वायरमेंट के ऊपर एक थ्रेट आ रहा है, इसे हम ये भी बोल सकते हैं पॉवर्टी इंड्यूस्ड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। पॉवर्टी मतलब गरीबी, गरीबी की वजह से क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट पे डिटेरिएशन हो रहा है, इन्वायरमेंट को डैमेज पहुंच रहा है, राइट, इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। अच्छा, थ्रेट ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम अ रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो हो रहा है, क्यों ग्रो हो रहा है, क्योंकि रिच पीपल की नीड्स को फुलफिल करना है, रिच पीपल की डिमांड्स को फुलफिल करना है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ही होता है ना जो प्रोडक्शन करता है, तो वो प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है, जिसकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है इन्वायरमेंट, है ना, और इन्वायरमेंट हमारा खराब हो रहा है। तो अगर देखा जाए बेटा, तो जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है इंडिया में वो क्या कर रही हैं, वो एक प्रेशर क्रिएट कर रही हैं ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज। थ्रेट ऑफ पॉवर्टी इंड्यूस्ड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी है इंडिया के एनवायरमेंट पे। दूसरा, थ्रेट ऑफ पोल्यूशन भी है फ्रॉम अ रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर। दिस इज कॉल्ड डाइकोटोमी ऑफ द थ्रेट टू इंडियाज इन्वायरमेंट। जो इंडिया के इन्वायरमेंट पे थ्रेट आ रहा है वो दोनों की वजह से आ रहा है, पुअर पीपल की वजह से भी और रिच पीपल की वजह से भी। तो आई होप गाइज आपको यहां तक सब कुछ समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल ही अपलोड कर देंगे हमारे चैनल पर, तब तक आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है, लर्निंग वर्क कर लीजिए, ताकि कंपार्टमेंट के एग्जाम के लिए आपका ये वाला चैप्टर अच्छे से रेडी हो जाए, ठीक है। और आपको मैं यहाँ पर ये भी बता दूं कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी जो टीम है वो आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपका डाउट ऑन रियल टाइम बेसिस ही क्लियर हो जाए, सो वी आर कंडक्टिंग लाइव सेशंस फॉर कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स एंड इट्स एन ओपन इन्विटेशन टू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अस इन अवर लाइव सेशंस दैट आर हेल्ड ऑन मंडे एंड थर्सडे at 3:30 PM at our channel. So आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइज आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको चैप्टर अभी तक का अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। जय श्री श्याम।